नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के गाँव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई है और उन्हें सर्वप्रथम विकसित करने की आवश्यकता है। तो वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांव में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं अब बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि केजरीवाल एक भ्रष्ट व्यक्ति है और अब वे दिल्ली के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि जिस तरह केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, वे कट्टर बेईमान हैं। साथ ही कहा कि अगर आप कट्टर ईमानदार थे तो अदालत आपके साथ न्याय करती, पर सिसोदिया और जैन को क्यों जमानत नहीं मिली। आप नेता पर निशाना साधते हुए दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि ना तो आपने यमुना साफ की, ना महिलाओं की सुरक्षा की और जो भी काम किए हैं वो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर किए हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी का गठन किया है ताकि इस हत्याकांड की विस्तृत जांच हो सके। अब इस टीम को अपनी जांच रिपोर्ट 2 महीने के भीतर ही सरकार को सौंपनी होगी। बता दें कि बीती शनिवार रात गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने इस हत्याकांड के बाद शहर के माहौल को देखते हुए अगले 2 दिनों तक यानी 18 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद रखने के आदेश दिए हैं। शहर में पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने जांच के सिलसिले में टीएमसी के विधायक जीवन कृष्ण साहा को आज सुबह मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई अधिकारी अवैध शिक्षक भर्तियों से जुड़े मामले में विधायक साहा से 14 अप्रैल से पूछताछ कर रहे थे। उसी दिन सीबीआई की टीम को देखकर जीवन कृष्ण साहा ने अपने दोनों मोबाइल तालाब में फेंक दिए, जिसे सीबीआई ने बरामद कर लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला 2014 में हुआ था। आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में फिर पेश किया गया था, जहां से उनको एक बार फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 27 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दिया है, जबकि ईडी मामले में अदालत ने उनकी कस्टडी को 29 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दिया है। बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने रविवार को तमिलनाडु में 45 स्थानों पर पथ संचलन किया। पुलिस सुरक्षा के बीच कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। चेन्नई, मदुरै, कांचीपुरम और चेंगलपेट सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि आरएसएस ने पिछले साल 2 अक्टूबर को मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को राज्य सरकार को मार्च निकालने का आदेश दिया था। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय को एसओपी बनाने को कहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार किसी भी घटना में कवरेज के दौरान पत्रकारों की पहचान से लेकर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश बनाना होगा, जिसका पालन देश में सभी पुलिस को करना होगा। बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी पत्रकार के रूप में आए थे। जिस तरह से अतीक और अशरफ पर गोलियां चलाई गई, उससे वहां मौजूद पत्रकारों को भी खतरा हो सकता था, जिसे लेकर केंद्र ने चिंता जताई है। चीन ने एक बार फिर से अपने विस्तारवादी इरादों का संकेत दिया है। पहले चीन ने अरुणाचल से जुड़ी 11 जगहों का नाम अपने नक्शे में बदला था। अब दक्षिणी हिंद महासागर की गहराई में स्थित 19 समुद्री तलों के नाम बदल दिए हैं। चीन की मीडिया ने इसे बीजिंग की सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन करार दिया है। इससे पहले चीन ने 2 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के भौगोलिक नाम बदल दिए थे, जिसकी भारत सरकार ने कड़ी निंदा की थी और चीनी दावों को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान वर्तमान समय में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में अब महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने एलपीजी गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं। तेल और गैस नियामक प्राधिकरण यानी OGRA ने रविवार को पाकिस्तान में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ARY न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में एलपीजी की नई कीमत
229 पाकिस्तानी रुपए तय की गई है। वहीं OGRE की अधिसूचना के अनुसार रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 पाकिस्तानी रुपए की वृद्धि की गई है। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में 4 जवानों की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भटिंडा पुलिस ने 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 4 जवानों की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। SSP गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि आरोपित ने अपने निजी कारणों के कारण 4 जवानों की हत्या की। आरोपित ने पहले मिलिट्री स्टेशन से ही राइफल चोरी की और फिर उसी राइफल से चारों पर फायरिंग की। आरोपित ने आपसी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 19 अप्रैल को भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में सुबह 4:30 बजे एक शख्स ने मिलिट्री में फायरिंग कर दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई थी। बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत होने के बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर शराब की घर घर होम डिलीवरी की जा रही है। हजारों करोड़ का अवैध कारोबार हो रहा है, गरीब जनता मर रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश इन सब चीजों से बेपरवाह है। प्रशांत किशोर ने जहरीली शराब से मरने वालों की खबर की स्क्रीनशॉट और नीतीश कुमार की तस्वीर ट्वीट की, जिस पर लिखा था, पियोगे तो मरोगे। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का काफिला हादसे का शिकार हो गया है। उनके काफिले की फायर ब्रिगेड की गाड़ी नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। काफिले की गाड़ी में सवार कई पुलिसकर्मी इस हादसे में घायल हो गए हैं। इस घटना में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पूरी तरह सुरक्षित है। बता दें कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हाजीपुर मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर भगवानपुर के पास हुआ है। झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ सैकड़ों छात्र आज मोरहाबी मैदान में एकजुट हुए। सभी छात्र मोरहाबी से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। छात्र आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन रोक दिया। कई छात्र पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने सभी को नीचे उतारा और खदेड़ दिया। वहीं राज्य प्रशासन ने सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि छात्र संगठन नियोजन नीति के खिलाफ पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से वाराणसी तक का सफर अब और भी आसान होने जा रहा है। सड़क और रेल मार्ग के अलावा जल मार्ग से भी बेहतर परिचालन की सुविधा मिलेगी। जुलाई से पटना वाराणसी तक गंगा नदी में डबल डेकर क्रूज चलाने की योजना है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के निदेशक LK रजक ने बताया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में 300 पर्यटकों को लेकर जलयान वाराणसी पहुंचेगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सड़क की तर्ज पर जलयानों की गति बढ़ाई जा रही है। जल मार्ग आवाजाही प्रकृति के लिए लाभकारी होने के साथ आर्थिक रूप से भी सस्ता है। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 देशों के प्रमुख कृषि विज्ञानों की 3 दिवसीय बैठक का शुभारंभ हो गया है। नदेसर स्थित होटल में आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री VK सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैठक में भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों में वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप वाराणसी में तैयार किया जा रहा है। आज से 19 अप्रैल तक चलने वाली G20 सम्मेलन में कृषि, कृषि शिक्षा, अनुसंधान आदि मुद्दों पर सभी देशों के कृषि वैज्ञानिक मंथन करेंगे। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,111 नए केस सामने आए हैं। वहीं रविवार को देश भर में कोरोना के 10,093 नए मामले सामने आए थे, तो बीते 24 घंटे में 27 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही 6,313 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं अब देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 60,313 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना की दैनिक पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 8.40% हो गई है। आर्थिक समझौतों में वृद्धि की बदौलत वित्त वर्ष 2022 से 23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार के रूप में उभरा है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रारंभिक डाटा के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 7.65% बढ़कर 128.55 अरब डॉलर रहा है। दोनों देशों के बीच 2021 से 22 में 119.5 अरब डॉलर और 2020 से 21 में 80.51 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ था। दूसरी ओर 2022 से 23 में चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार 1.5% घटकर 113.83 अरब डॉलर रहा है। 2021 से 22 में भारत और चीन के बीच 115.42 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के चलते बड़ी मांग से वित्त वर्ष 2022 से 23 में बिजली की खपत में 9.5% की वृद्धि रही है। पिछले वित्त वर्ष में कुल 1503.65 अरब डॉलर की बिजली की खपत रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के डाटा के अनुसार
वित्त वर्ष 2021 से 22 में बिजली की कुल खपत 1374.02 अरब यूनिट रही थी। डाटा के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में एक दिन की सबसे अधिक बिजली की मांग 207.23 गीगावाट रही है। 2021 से 22 में यह 200.53 गीगावाट थी। देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जमकर हो रहा है और लोगों में इस कार्ड के जरिए खरीदारी करने का क्रेज बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाला खर्च साल दर साल आधार पर 47% बढ़ गया है। यह 47% बढ़कर 14 खरब रुपए पर आ गया है। यह बढ़ोतरी मुख्य तौर पर ई कॉमर्स और पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन के जरिए देखने को मिली है। तो वहीं वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान क्रेडिट कार्ड के जरिए 6,30,414 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म शाकुंतलम की ओपनिंग अच्छी रही थी, लेकिन वीकेंड पर फिल्म उम्मीदों पर नहीं उतर पाई। वीकेंड पर फिल्म की कमाई में गिरावट आई है। बता दें कि रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने केवल 1.85 करोड़ रुपए कमाए। वहीं तीसरे दिन यानी रविवार को मात्र 2 करोड़ की कमाई की है। शाकुंतलम को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया गया है। बता दें कि सामंथा की फिल्म शाकुंतलम कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है।